हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटर्स का सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लीनियर एक्सेलरेटर पढ़ा था और एक हमने देखा था कि साइक्लिक एक्सेलरेटर होता है, तो वही आज हमें डिस्कस करना है। तो हमारे आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है साइक्लिक एक्सेलरेटर्स, जिसमें हम मेन जो यूज़ कर रहे हैं आज का टॉपिक जो है वो है साइक्लोट्रॉन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको साइक्लोट्रॉन पूरा अच्छे से समझना है तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक साइक्लोट्रॉन। एज द नेम सजेस्ट, साइक्लोट्रॉन क्या है ये चीज़? साइक्लो में साइक्लिक प्रोसेस में कोई चीज़ चलनी है, मीन्स रिपीटेड है, गोज ऑन है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। साइक्लोट्रॉन के अंदर क्या हो रहा था? साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसके अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है, वो साइक्लिक होगा। अब किस चीज़ का प्रोसेस है यहाँ पे? हमने कहा था कि एक्सेलरेटर्स के दो पार्ट्स थे। लीनियर एक्सेलरेटर जिसमें एक ही लाइन के अंदर पार्टिकल ट्रेवल करके एक्सेलरेट हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है? साइक्लोट्रॉन है, मीन्स पार्टिकल एक्सेलरेट इसमें भी होगा लेकिन साइक्लिक वे में। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि साइक्लिक वे में यहाँ पे इंक्रीज करना है वेलोसिटी को या एनर्जी को हम इंक्रीज कर रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। तो इसमें जो मेन जो लीनियर एक्सेलरेटर का ड्रॉबैक था कि आपको लेंथ इंक्रीज करनी पड़ रही थी। सिलेंडर जैसे से इंक्रीज हुआ तो ट्यूब की लेंथ इंक्रीज हो गई, तो ये उसकी जो कमी थी उसको हमने यहाँ पे ओवरकम किया एज हमने साइक्लोट्रॉन यूज़ करा। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर हमें लेंथ इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसके अंदर हम लेंथ को इंक्रीज नहीं करके भी पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो हम तो साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, कैसे वर्क हुआ उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया था साइक्लोट्रॉन को। तो इस साइक्लोट्रॉन के अंदर किसी भी पॉजिटिव आयन को बार बार सेम प्रोसेस में, आप कह सकते हैं रिपीटेड प्रोसेस के अंदर, अगर आप सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी आप यूज़ कर रहे हैं इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर किसी पॉजिटिव आयन को आप सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से बार बार पास करेंगे यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ साइक्लिक प्रोसेस, तो क्या होगा? उस पार्टिकल की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं। तो इसी को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? साइकिल के अंदर ही, एक सर्कुलर पाथ के अंदर ही पार्टिकल जो है वो बार बार घूमेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा, जिसके कारण उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये चीज़ हिंदी में भी लिखी है कि चक्रीय त्वरक या साइक्लोट्रॉन जो है उसके अंदर हम एक निश्चित निश्चित विद्युत क्षेत्र के अंदर हम उसको बार बार घुमाएंगे या गुजारेंगे, तो उसके कारण क्या होगा? बिना एपरेटस की लंबाई बढ़ाए भी उसकी जो कण की जो ऊर्जा है वो बढ़ाई जा सकती है। तो इससे क्या होगा? उसकी एनर्जी बढ़ गई, लेकिन एपरेटस की डिज़ाइनिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा। ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमें इसको सर्कुलर पाथ के अंदर लेना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसका हम नेक्स्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शन जो है वो किस टाइप से हुआ है या कैसे किया गया है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में दो सेमी सर्कुलर डिस्क ली, एक चैम्बर लिया, उस चैम्बर के अंदर हमने दो डिस्क कह सकते हैं या दो डीज कहते हैं, एक्चुअली दो डीज हमने ली है। उस डीज को हम D1 और D2 नाम देते हैं, क्योंकि इनकी शेप कैसी है? डी शेप की होगी, इसलिए हम इसको डीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो, और इन दोनों डीज के बीच में क्या होता है? एक छोटा सा स्मॉल सा गैप रखा जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे होंगे। और क्योंकि ये डी शेप क्या है? होलो है या खोखली है, तो इन दोनों डीज के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र क्या हो गया है? नेग्लिजिबल हो चुका है या नहीं होगा इसके अंदर। और इन दोनों डीज को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है या जोड़ दिया है? वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं हम, एक्चुअली हम जोड़ रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से हम कनेक्ट करेंगे। रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर मीन्स
अल्टरनेटिंग सोर्स, प्रत्यावर्ती जनित्र से आपने इसको जोड़ा है, मीन्स अल्टरनेटिंग सिग्नल यहाँ पे आ रहा होगा यहाँ पे। और इस पूरे एपरेटस में हमने इसको कहाँ रखा है, दो पोल्स के बीच में, मैग्नेट के दो पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हमने इस एपरेटस को रख रखा है। कंस्ट्रक्शन में डायग्राम जो है वो आपको पूरा क्लियर कर देगा किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड जो लग रहा है वो कैसा है, डी के प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमें यहाँ पे प्रोटॉन्स की एनर्जी को इंक्रीज करना है, पॉजिटिव आयन अगर हमारे प्रोटॉन से, तो हम इस चैम्बर के अंदर जो गैस फिल करेंगे भरेंगे वो हाइड्रोजन गैस होगी। अगर हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन चाहिए तो हम न्यूट्रोनियम गैस का यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। इस टाइप से आप डिफरेंट गैस को ले सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट पार्टिकल्स चाहिए, अगर आपको अल्फा पार्टिकल्स चाहिए तो हीलियम गैस फिल कर देंगे। तो इस टाइप से क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल्स की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट गैसेस का यूज़ करते हैं जो चैम्बर में भरी जा रही है यहाँ पे। और ये चैम्बर के अंदर ही इन दो डीज को रखा गया है। तो डायग्राम देखते हैं हम इसका किस टाइप से। ये इसका जो है आपका वर्टिकल जो पार्ट है वो शो कर रहे हैं हम इसके अंदर कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो डीज है, दो D1 और D2 रखी हुई है। एफ एक फिलामेंट है, फिलामेंट कहें या वो जो इलेक्ट्रिक सोर्स की हम बात कर रहे हैं वो है, जहाँ से अल्टरनेटिव सिग्नल जो है वो अप्लाई होना है या आपको अल्टरनेटिव सिग्नल यहाँ पे दिया जा रहा है। और सी क्या है, पूरा चैम्बर है जहाँ पे D1 और D2 को रखा गया होगा। और बी क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्लेन जो भी है डीज का उसके परपेंडिकुलर लग रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कंस्ट्रक्शन को डायग्राम को आप देख के लिख सकते हैं इसके अंदर। या इसका हॉरिजॉन्टल फॉर्म देखें तो किस टाइप से, सर्कुलर फॉर्म हमने कहा था, सेमी सर्कुलर डिस्क आपने लिए दो, D1 और D2 जो होलो है, खोखली है। और यहाँ पे जो खोखली जो डिस्क है, डीज है D1 और D2, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप रखा गया है जहाँ पे एफ फिलामेंट रख रहे हैं, वहाँ पे आपका ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और इसके अंदर हम बता रहे हैं कि इसको हमने कहाँ रखा है, चैम्बर सी के अंदर रख रखा है। चैम्बर सी के अंदर हमने क्या किया है, कोई गैस जो है वो भरी है। तो गैस हम यहाँ पे अभी फिलहाल हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो एनर्जाइज्ड होगा। अगर आप हीलियम लेते तो अल्फा पार्टिकल्स होते, अगर आप ड्यूटेनियम लेते तो न्यूट्रॉन होता, इस टाइप से। तो आप डिफरेंट गैस के थ्रू डिफरेंट पार्टिकल्स को एनर्जाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एक विक्षेपकारी प्लेट या डिफ्लेक्शन प्लेट्स लगा रखी है, जिसका काम क्या होगा कि पार्टिकल जब भी पार्टिकल एनर्जाइज्ड हो जाएगा या ऊर्जा प्राप्त कर लेगा तो वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो होगी वो उसे टारगेट तक पहुंचाएगी या लक्ष्य तक लेकर आएगी। ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स का रोल रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब हम इसकी देखेंगे कि वर्किंग क्या, वही चीज़ जो कंस्ट्रक्शन हमने लिखा था उसी को हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है कि किस टाइप से हमने कनेक्शन किया है, कैसे चैम्बर यूज़ किया, कैसे हमने डीज लगाई, कैसे आपने ऑसिलेटर या विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, ये सब वापस फिर से हिंदी में लिखा हुआ है। अब वर्किंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वर्किंग किस टाइप से हुई है, मीन्स कैसे पार्टिकल जो है वो एनर्जाइज हो गया है, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर देखते हैं वर्किंग क्या हो रही है। हमने क्या किया था, दो डीज ली है, D1 और D2। तो इन दोनों डी को हमने क्या कराया है, ऑसिलेटर से, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से या रेडियो आवृत्ति दोलित्र से जोड़ दिया है। अब जो ऑसिलेटर का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो टर्मिनल है वो दोनों डी से कनेक्ट किया गया है। मीन्स आपने मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल को आपने D2 से जोड़ दिया, नेगेटिव का आपने D1 से जोड़ दिया। तो इसका मतलब D1 पे आपका नेगेटिव पोटेंशियल है और D2 पे आपका क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास में, तो पॉजिटिव आयन जो है वो जो आपका जो है वो D2 से D1 की तरफ चला जाएगा। पॉजिटिव है इसलिए वो D2 से D1 की तरफ जाएगा, क्योंकि D2 क्या है, पॉजिटिव है, D1 क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो D1 की तरफ चला जाएगा। ये यहाँ पे दिखाया गया है। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B जो है उसका पाथ कैसा था, नॉर्मल था या परपेंडिकुलर था, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आयन जो है उसके ऊपर एक फोर्स होती है वो महसूस होगी, या सेंट्रीपिटल फोर्स हम इसे कहते हैं।
अभिकेंद्री बल वो यहाँ पे लग रहा होगा, जिसकी वजह से आयन जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी विक्षेपित हो जाएगा। वो सीधा गया था अंदर, सीधा जाने के बाद वो सीधा ही जाना चाहिए था, वो गोल घूमेगा क्यों? वो गोल घूम रहा है फोर्स की वजह से। तो वो फोर्स जो लगेगी उसकी वजह से पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और डिफ्लेक्ट या विक्षेपित होगी क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ में मोशन करने लग जाएगा। मीन्स वो जो सेमी सर्कुलर डिस्क बनी हुई है आपकी डीज, उस डीज के अंदर जो है वो मोशन करने लग जाएगा। यहाँ पे ये दिखाया गया है। तो इसी तरीके से क्या होगा, जब आपका वो D1 वाले पार्ट में पूरा घूम लेगा, सेमी सर्कुलर पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेगा, तो क्या होगा, पार्टिकल जो है वो बीच का जो गैप था उस गैप के अंदर आ जाता है। तो वो जो आपने डीज बना रखी थी D1 से D2 वाली, जो उस D2 के बीच में, इन दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ पे आ जाएगा पार्टिकल। अब जैसे वो बीच में आता है या चेंज करने वाला है, D1 से D2 जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पोलरिटीज है डीज की वो चेंज हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास में, या विद्युत क्षेत्र जो है, उससे क्या हो जाएगा, पोलरिटी जो है वो चेंज हो जाती है हमारी। कैसे आपका, क्योंकि हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से इसे जोड़ रखा है, तो वो ऑल्टरनेटिंग आपको सिग्नल दे रहा है। ऑल्टरनेट सिग्नल मीन्स हाफ साइकिल की हम बात करते हैं, तो वो हाफ साइकिल तक D1 अगर पॉजिटिव था और D2 अगर नेगेटिव था, तो आधे हाफ साइकिल में, नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो जाएगी, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे आपके पास में। D1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, D2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इस टाइप से। तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, पोलरिटी को चेंज कर लेते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है। अब हमारा पोलरिटी चेंज यानी बीच में जब आ गया, तो उस समय आपका हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से हम ये देखें यहाँ पे, तो D1 क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, D2 क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब आयन क्या था हमारा, पॉजिटिव था, तो वो अब D1 की तरफ तो नहीं जा सकता, तो वो कहाँ जाएगा, D2 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि D2 क्या हो गया है, नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया, तो वो D2 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पे जैसे वो D2 के अंदर गया, तो इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। मीन्स उसकी एनर्जी जो थी पहले से इंक्रीज हो गई है। तो वो D1 से जब D2 के अंदर जा रहा है, तो वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा होगा, या ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ एंटर कर रहा होगा। इसका मतलब हर एक सेमी सर्कल के बाद में उसकी एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है। डिस्क के अंदर नहीं हो रही है, वो बीच में गैप में जब आ रहा है तब आपकी इंक्रीज हो रही है इसके अंदर। तो इसी चीज़ को हम आगे देख रहे हैं कि जब आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या हो गया है, एनर्जी जो है गेन हो गई, तो वो कहाँ चला जाएगा, वापस D2 की ओर चला जाएगा। हमने पोटेंशियल की बात करी ना, तो पोटेंशियल अब D2 का नेगेटिव हो गया, D1 का पॉजिटिव हो गया, तो वो D2 की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी के साथ में। फिर वो वापस पे सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर देगा, आधा साइकिल। और आधा सर्कल जब कंप्लीट होता है D2 के अंदर, तब पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, वापस गैप के अंदर आ गया। और गैप में आते क्या हुआ, उसको वापस एनर्जी ज़्यादा मिली, और जैसे ही एनर्जी इंक्रीज हुई है, तो वो वापस D1 के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हर बार हर एक हाफ सर्कल के बाद में उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के बाद में वो दूसरी वाली डीज के अंदर चला जाता है। तो जब जब भी वो डीज के अंदर एंटर हो रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है, हर एक हाफ साइकिल के अंदर आप देखें तो पोलरिटी क्या होती है, डीज की चेंज होती है, और चेंज होके क्या होती है, वो जो एनर्जी है वो बीच के गैप में आते ही पार्टिकल की इंक्रीज होती जाती है, और ये प्रोसेस क्या होता चला जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। जितने आपके सेमी सर्कुलर आपके पार्ट चल रहे हैं, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जितने बार ये बीच की गैप से पास होगा, उतनी उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब उसको मैक्सिमम एनर्जी या सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है पार्टिकल को, तब वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट, जो विक्षेपकारी प्लेट हमने साइड में लगा रखी थी, वो क्या कर देगी, उसको डिटेक्ट कर लेगी, और डिटेक्ट करके कहाँ दे देगी, टारगेट या जो लक्ष्य हमने बना रखा है उसके ऊपर डाल देगी। तो जैसे ही मैक्सिमम एनर्जी आ गई है पार्टिकल की, तो वो अंदर नहीं रह पाएगा, वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने के बाद में क्या होगा, वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उसको डिटेक्ट कर लेगी, ले लेगी, और लेने के बाद में उसको कहाँ डाल देगी, टारगेट या लक्ष्य पे डाल देती है। तो इस टाइप से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। कैसे इंक्रीज किया हमने,
बार बार उसको सर्कुलर पाथ में घुमा घुमा के। इसके अंदर हमने एपरेटर्स की लेंथ को हमने कहीं पे भी इंक्रीज नहीं किया है, बस पार्टिकल को हमने बहुत बार सेमी सर्कुलर पाथ से घुमाया है, जिसकी वजह से बीच के गैप पे जब जब भी वो आया है तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और मैक्सिमाइज एनर्जी होने के बाद में, अधिकतम ऊर्जा होने के बाद में, वो विक्षेपकारी प्लेट या डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स से टारगेट के ऊपर डाल दिए जाते हैं। तो इस टाइप से एनर्जी को हम इसके अंदर, पार्टिकल की एनर्जी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। यही चीज़ हमने हिंदी के अंदर भी लिखी है, सेम आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर यही लाइंस लिखी हुई है। तो इसके अंदर हमारा मेन जो मकसद था, एम था, वो ये कि आपको एपरेटस की लेंथ को इंक्रीज नहीं करना। और दूसरी चीज़, यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी जो है इंक्रीज हुई, वो कैसे हुई, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हुई है। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेरिवेशन देखा है, जिसमें अक्सर पूछा जाता है डेरिवेशन में कि साइक्लोट्रॉन की फ्रिक्वेंसी क्या होती है फाइंड करें, या साइक्लोट्रॉन की थ्रू जो पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो फाइंड करें। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, वो साथ में ही आएगा इसके, तो वो पूछा जाता है अक्सर, तो उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर हमने माना है बी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, और एम, वी और क्यू ये क्या है, उस जो भी पॉजिटिव आयन हमने लिया उसका मास, वेलोसिटी और चार्ज है। तो सर्कुलर पाथ में जब वो घूम रहा है तो उसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन दी है, क्यू वी बी क्या है, फोर्स की इक्वेशन सिंपल हमने यहाँ पे दे रखी है, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल हो रहा है यहाँ पे, ये हम चीज़ शो कर रहे हैं। अब कितना टाइम इसको लगा, ये हमने कैसे निकाला, सेमी सर्कुलर पाथ के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं इसके अंदर टाइम स्पेन की हम बात करें तो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू कैसे दिया जाएगा, पाई आर अपॉन वी, सिंपल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है उससे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो डिस्टेंस हो गया हमारा पाई आर, 2 पाई आर होता तो पूरे सर्कल की बात करें हम, कि हमने सेमी सर्कुलर की बात करी है, हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, आधे चक्र, तो उसके लिए क्या हो रहा है, पाई आर हो जाएगा सिंपल, तो पाई आर अपॉन वी। तो टाइम की वैल्यू हो गई यहाँ पे कि आप डी के अंदर जो आपका टाइम लग रहा है, पार्टिकल कितनी देर लगा रहा है उस सर्कल के अंदर, हाफ साइकिल के अंदर, तो वो हो गया पाई आर, तो पाई आर अपॉन वी। अब ये जो आर की वैल्यू है इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से आप आर की वैल्यू निकाल लें और इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दें, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम पाई अपॉन क्यू बी। तो एम पाई अपॉन क्यू बी क्या बताता है हमें कि एक डी के अंदर या सेमी सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा उस चार्ज पार्टिकल को, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अभी हमें निकालना क्या है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अगर हम मान लेते हैं टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो गया, कैपिटल टी है, तो सेमी सर्कल की हम बात करें तो टी कितना हो जाएगा, t/2, पूरे का टी है, पूरी वेव जो आई वो टी थी। लेकिन हम हाफ साइकिल के लिए देखते हैं, एक डी में जब भी जाएगा तो वो आधे साइकिल के लिए ही जाता है, तो उस समय टी कितना हो गया, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल T/2। अब दोनों ही टी की इक्वेशन थी, 3 वाली और 4 वाली, दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेट करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी t/2 इज इक्वल टू एम पाई अपॉन क्यू बी। फिर इससे t की वैल्यू निकाल ले, वो क्या हो जाएगी, 2m पाई अपॉन क्यू बी। तो इससे एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी मीन्स ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π/t, वो क्या हो जाएगा, qb/m। इक्वेशन 5 से हमने लिख दिया इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करके t की। और अगर हम सिर्फ साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वो f होगा। f कैसे निकाल सकते हैं आप, 1/t करके, सिंपल जो इक्वेशन 5 है उसको आप रिवर्स कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन f की वैल्यू क्या हो जाएगी, qb/2m पाई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है डिराइव साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साथ में ही पूछा जाएगा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन एंड डिराइव इट्स साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ये साथ में ही पूछ लेते हैं, पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद में आएगी हमारी कि पॉजिटिव आयन जो साइक्लोट्रॉन के अंदर है या डाला गया है उसकी मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये भी पूछ सकते हैं कि डिराइव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो वो जो हमने फॉर्मूला लिखा था पहले, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखा था, उसको हम यहाँ पे मैक्सिमम बता रहे हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम में आप क्या करेंगे,
जब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं इसका मतलब लास्ट टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, तो वो हमने मान ली वी मैक्स है। तो क्यू वी मैक्स बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम सर्कल जितना उसने कवर कर लिया होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो हमने आर मान लिया। तो डी का मैक्सिमम रेडियस उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हमने आर ले लिया, या मैक्सिमम पाथ जब कवर किया तब रेडियस उसका आर हमने माना। तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बी आर अपॉन एम हो गई। मैक्सिमम मोमेंटम की हम बात करें संवेग की, तो वो कितना हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा एम इंटू वी, पी इज इक्वल्स टू एम वी। उससे हमने लिखा एम वी मैक्स इज इक्वल्स टू क्यू बी आर हो गया हमारे पास में। आपने एम वी की वैल्यू निकाल दी। तो एनर्जी की हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, उससे आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो ई मैक्स मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर की जो वी मैक्स की जो वैल्यू है उसको आप स्क्वायर कर दें, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, ये आपके पास वैल्यू आ गई। एक एम से एक एम कट जाएगा, इसलिए सिंपल डिवाइड में एक एम ही आएगा। तो हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम ये होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है डिराइव साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी एंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो छोटा सा डेरिवेशन है और इजी सा सिंपल सा डेरिवेशन है और सिंपल वे में बताया गया है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा कुछ भी थ्योरी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आपको आंसर इसके अंदर देना है। तो इस टाइप से आप डिराइव कर सकते हैं। हो सकता है इस पर कोई न्यूमेरिकल भी आ जाए साइक्लोट्रॉन की थ्योरी के साथ में, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इससे। तो ये हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डेरिवेशन, ये सारा पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब आता है कि लिमिटेशन क्या है, कमी क्या है। हर ऑपरेटर्स में कोई ना कोई कमी या लिमिटेशन आ ही जाती है, तो इसमें भी कोई लिमिटेशन या कमी है हमारे पास में। वो कमी लिमिटेशन क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। तो लिमिटेशन कमी जो है वो है कि जैसे जैसे आप पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो सर्कल में पाथ में क्या हो रहा है, घूमता जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल जैसे जैसे एक्सेलरेट हुआ या त्वरित हुआ तो उसका मास जो द्रव्यमान था वो परिवर्तित होना चाहिए। ये हम कैसे कह रहे हैं, रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे शिकता सिद्धांत के अनुसार ये चीज़ कही जा रही है। तो जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेग है, वो क्या हो जाए, लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो उस समय मास क्या हो जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हो जाना चाहिए जो शुरुआत में मास था पार्टिकल के उसके। तो ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, जब भी हमने बढ़ाया तो उस समय हमारा टाइम क्या होना था, डी का, वो जो अंदर घूम रहा है वो भी क्या होना चाहिए, पार्टिकल जब अंदर डी के अंदर घूमता है तो उसका जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, वो भी बढ़ना चाहिए। जबकि हम ऐसा क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि पार्टिकल जब अंदर डी के अंदर घूमता है तो वो सेम टाइम ही रखता है। तो अगर v बढ़ रहा है तो टाइम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर जैसे से पार्टिकल स्टार्ट हुआ और टाइम उसको धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है डी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप पार्टिकल को पोलरिटी चेंज जब करते हैं, यहाँ पे डी की जो पोलरिटी को चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे वो तो फिक्स इंटरवल के अंदर हो गया। आपका पोलरिटी जो चेंज हुई है डी की, वो तो फिक्स इंटरवल टाइम के अंदर हो गई है। लेकिन पार्टिकल जब डी के अंदर टाइम लगा रहा है वो तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो पार्टिकल को तो आने में टाइम लग गया और पोलरिटी क्या हो गई, चेंज पहले ही हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो पीछे रह जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। आपकी फील्ड तो पहले ही चेंज हो गई, पोलरिटी चेंज हो गई, और जो पार्टिकल आया वो लेट आया, तो पार्टिकल क्या हो गया, वो पीछे रह गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो वॉल्स है, चैम्बर की वॉल्स आप कह सकते हैं, डी की जो वॉल्स हमने बना रखी है, उससे क्या होगा, वो टकरा जाएगा। तो हमारा मतलब इसका मतलब पहले ही वहाँ पे कहीं ना कहीं वो उसकी लॉस्ट हो गई एनर्जी। तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, हमें क्या करना है, इस टाइम को मैनेज करना है, सिंक्रोनाइज करना है हमें इस टाइम को। तो वो हम सिंक्रोनाइज करेंगे। हमारा नया एपरेटस जो डिज़ाइन हुआ है, बना था इसके बाद में, वो था सिंक्रो साइक्लोट्रॉन नाम से जाना जाता है। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के कारण या इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो पार्टिकल का जो टाइम लग रहा है डी के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोलरिटी जब चेंज हुई डी की, उन दोनों के टाइम को हम यहाँ पे मैच कर पाएंगे। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वो जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से पार्टिकल पीछे नहीं रहेगा,
सेम टाइम को कवर करेगा और उसकी वजह से हमें एक जो एनर्जी मिलनी चाहिए पार्टिकल की, वो हाई एनर्जी एक्सेलरेट होना चाहिए, वो सेम टाइम पे आपका एक्सेलरेट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है वो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में हुई है, जिसको हम बाद में देखेंगे। और सेकंड भी एक प्रॉब्लम आई थी इसके अंदर। जो सेकंड हमारी प्रॉब्लम ये है कि साइक्लोट्रॉन में पार्टिकल जो एक्सेलरेट हुए वो हैवी पार्टिकल्स ही थे, जैसे प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, ये सब जो आपकी हैवी पार्टिकल्स है साइक्लोट्रॉन के उसको एक्सेलरेट कर पा रहा है। लेकिन हम लाइट पार्टिकल्स की बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन, तो ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते हैं या उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, इसकी एक प्रॉब्लम है आप कह सकते हैं। तो लाइट पार्टिकल्स को ये यूज़ नहीं कर पा रहा है या इसमें हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगी, इसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन में लाइट पार्टिकल्स को कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान मास होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो थोड़ी सी उसको आप एनर्जी दे दे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा दे दे, तो क्या होगा, वो जो भी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी उसकी वो जल्दी पास में पहुँच जाएगा, मतलब बहुत जल्दी वो चीज़ कवर कर ली है उसने। तो ये चीज़ क्या होती है, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लाइट पार्टिकल्स नहीं ले रहे हैं। तो हैवी पार्टिकल्स ही हम साइक्लोट्रॉन के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, इसका एक तरह से कमी ही है। तो दो कमी इसके अंदर हमने यहाँ पे देखी है, और इन दोनों को हमने दूर करने के लिए क्या कर रखा है, यहाँ पे सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन या सिंक्रोट्रॉन कहते हैं सिंपल सा, उसको हम यूज़ करते हैं। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन या सिंक्रोट्रॉन इसको हम आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक है, साइक्लोट्रॉन। तो आई होप आपको मेरा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।